मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रकार, अधिगम का मूल्यांकन, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, इनमें से प्रकार, मूल्यांकन का प्रयोजन। मूल्यांकन को किन किन नामों से जाना जाता है? मूल्यांकन को किन किन मूल्यांकन आकलन, गणती, परिगणना, गराना, परिगणना, गणना, असेसमेंट। तो इन नामों से उसे जाना जाता है। और ये जो मूल्यांकन हम लेते हैं, ये शिक्षण को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी सफल हो रही है, ये देखने का काम करती है। बराबर। तथा ये आवश्यक सुधार लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने इसके बारे में कल देखा है। तथा मूल्यांकन के कुछ परिभाषाएं भी हमने देखा, जैसे कि एडम्स के अनुसार मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। इस तरह से बहुत टोटल हमने 5 परिभाषाएं देखी हैं। उसके बाद हमने असेसमेंट देखा, जिसको आकलन तथा मूल्यांकन भी कहा जाता है, जो उपलब्धियों का मापन करते हैं और कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करता है। ये आप किस हद तक जा चुके हैं, किसको क्या किया है, तथा मापन करना होता है, उसका ये मापन करने का काम ये मूल्यांकन करता है। ये भी हमने कल देखा। तथा मूल्यांकन के उद्देश्य को देखा, जो परिवर्तन की जांच करता है कि बच्चे किस सीमा तक कुशलताओं एवं योग्यताओं को ग्रहण किया है। ये मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोषों को जानने की कोशिश करता है तथा उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराता है। बालकों का सर्वांगीण विकास की गति को प्रदान करता है तथा अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का मापन भी करता है। ये सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निश्चित स्वरूप से बालकों में प्रगति होती है और ये प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का भी कार्य करता है। तथा हमने देखा मूल्यांकन के 3 प्रकार देखे। सबसे पहला था निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ये कब होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कब लिया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? बीच में। यस, ये बीच बीच में लिया जाता है। तो ये काम करता है अध्ययन के तथा सत्र के बीच बीच में लिया जाने वाला जो परीक्षा होती है या मूल्यांकन होता है, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। योगात्मक, संकल्पनात्मक तथा अंतिम मूल्यांकन, जिसको हम समेटिव कहते हैं, ये सत्र के अंतिम में लिया जाने वाला मूल्यांकन है, तो इसको कहते हैं समेटिव। फिर है निदानात्मक, जिसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहा जाता है, जो निदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तथा हमने इसके डीपनेस को देखा था। निर्माणात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत का योगदान प्राप्त करता है? कितने प्रतिशत? 40%। 40%। 40 सर। निर्माणात्मक 40, योगात्मक, 60, संकल्पनात्मक 60, 60, 60। ये कब लिया जाता है? योगात्मक सत्र के समाप्ति के बाद। सतत प्रक्रिया लास्ट में, अंतिम में सर। अंतिम में सर। अंतिम। समाप्ति के बाद। लास्ट समेटिव होता है तो लास्ट, फॉर्मेटिव होता है तो बीच बीच में। और निदानात्मक जब होता है तो असफलता का कारण लगाने के लिए हम निदानात्मक का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तथा हमने अधिगम के मूल्यांकन का विशेषताएं देखी, जिसमें अधिगम में मूल्यांकन की विशेषताएं को देखा, अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड को देखा, तथा अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं देखी कि जिसमें वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, न्याय संगतता मूल्यांकन और उपयोगिता, इनको देखा। मूल्यांकन का प्रयोजन भी हमने देखा तथा विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है उसको भी हमने देखा है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताओं को भी हमने देखा। और आज हम देखने वाले हैं, अभी नया उसमें का हिस्सा शुरू होता है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसको CCE कहा जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये एक अधिगम की सतत प्रक्रिया है। और मूल्यांकन भी
सतत होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, कंटिन्यू चलने वाला होना है, वो कहीं रुकना नहीं है। हाँ, तो सत्र के शुरू से लेके सत्र के अंतिम तक, और ये चलता रहना चाहिए। और ये जो मूल्यांकन है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, इसको हम सतत और व्यापक मूल्यांकन जो कहते हैं, जिसको सीसीई कहा जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का अर्थ ही छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है। यानी हम जो मूल्यांकन लेते हैं विद्यालय में, उसकी जो सिस्टम है उससे है। इसमें निरंतरता यानी कंटिन्यू चलने का अर्थ होता है। बराबर। निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञान पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय निरंतर प्रक्रिया करनी है, वो कंटिन्यूअस अखंड चलना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा बच्चे का विकास और वाढ़ किस तरह से हो रही है, उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और चलते जा रहा है। इसमें व्यापक व्यापक का अर्थ है, कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ दिया गया है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों में शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। यानी ये कहाँ तक चल रहा है व्यापक, जिसकी व्यापकता को अगर हम देखेंगे तो ये शैक्षिक और सह शैक्षिक, ज्याला आपण अभ्यासक्रम आणि अभ्यासक्रमेतर उपक्रम म्हणतो पहा, इन उपक्रमों में बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, इन सबको शामिल किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव में, व्यापकता में। और इसकी व्यापकता शैक्षिक तथा अशैक्षिक या फिर सह शैक्षिक पक्षों में भी शामिल होती है, जिसमें बच्चों का या फिर छात्रों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निर्भर होती है। तो उसको देखने के लिए जो योजनाएं हम बनाते हैं, जो भी कुछ योजनाएं बनाते हैं, उन सभी योजनाओं का इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब ये सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होंगे, क्यों लिया जाता है? आपको पता होगा ना, आपको पता होगा ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जिसको हम सीसीए बोलते हैं, अभी हमारे स्कूलों में भी चल रहा है ये। इसमें हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन भी लेते हैं। सत्र के अंत में, सत्र के बीच-बीच में भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों का। वो बच्चों का इवैल्यूएशन जो चल रहा है, वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बीच में ही चल रहा है। जो बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला उद्देश्य बोधात्मक, समझने योग्य बनाना है, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल्यों के विकास में सहायता। ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका उद्देश्य ये कि सबसे पहले समझना योग्य बनाना है, जिसकी बच्चे की बोधात्मक क्षमता है उसको बढ़ाना है। बोधात्मक क्षमता को हम जितना बढ़ाएंगे, उतना बच्चा मनोप्रेरक तथा भावात्मक वो बनेगा। और भावात्मक में इन जो कौशल्य है, मनोप्रेरक तथा भावात्मक के जो कौशल्य है, इन कौशल्यों को विकास में सहायता देने का काम ही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करता है। और ये जो इवैल्यूएशन है, सबसे बेहतरीन काम क्या करता है, 2005 में आया, और ये सबसे पहला जो हमारी सिस्टम थी, जो रटने की, इस रटने की प्रवृत्ति को इसने क्या किया, दूर किया, हटा दिया, और उसके जगह बच्चों को डूइंग बाय लर्निंग, जिसे हम सीखने की प्रक्रिया पर बल देते हैं, वो करने को इसने सिखाया। रटना मना है। रटन पद्धत कब होती है, जब वो दिया गया मटेरियल को हम समझते नहीं है, डाटा को समझते नहीं है, कंटेंट को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ रटते हैं। वो रटना उसने बंद किया, बच्चों को उसने सीखने पे बल दिया। बराबर। और ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो आता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ही आ जाता है, जिसमें हम बच्चे का जो इवैल्यूएशन करते हैं, वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से करते हैं। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना है। ये जो अध्यापन और अधिगमन यानी अध्ययन और अध्यापन, ये जो होता है, जिसको हम टीचिंग एंड लर्निंग बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा इसको बनाना है। किसको बनाना है? तो मूल्यांकन को। तो मूल्यांकन के बगैर अध्ययन भी नहीं होता है और अध्यापन ही नहीं होता है। बराबर है कि गलत है? हम जब तक मूल्यांकन करते नहीं है, तब तक ना अध्ययन होता है ना अध्यापन होता है। क्योंकि अध्ययन और अध्यापन करते वक्त हम मूल्यांकन करते हैं,
हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए, देखने के लिए हम बीच बीच में या फिर सत्र के अंतिम में या फिर शुरू में इसका मूल्यांकन करते हैं। तो अध्ययन हो या फिर सत्र का जो भी कुछ हो, इसमें टीचिंग लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसको बनाना है, क्योंकि हम बहुत बार क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके पीछे मकसद भी यही रहता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना ग्रास्प कर लिया, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है और उन्होंने कितना उसको ग्रहण कर लिया है, ये देखने के लिए हम अध्यापन के बीच बीच में मूल्यांकन करते हैं। नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशनों के बाद छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना है। अब ये जो हम बार बार या बीच बीच में जो मूल्यांकन करते हैं, इसका उद्देश्य ही यही है कि नियमित निदान के आधार पर बच्चों को अगर किसी बात को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात वो समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें उपचार करना महत्वपूर्ण है। हाँ, अनुदेशन का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। हाँ, उसके बाद ही बच्चा उपलब्धि यानी अचीवमेंट कर पाता है तथा अध्ययन और अध्यापन कार्य नीतियों, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, हाँ, उसमें सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। मान लो हम अध्यापन कर रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आया, तो फिर हम हमारी पढ़ाने की स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या उसको समझ में नहीं आया, उसका कोई देना देना नहीं है हमारा? नहीं सर, चेंज चेंज करेंगे। करेंगे। क्यों चेंज करोगे? इजी इजी लैंग्वेज से सिखाएंगे, नहीं, हमें क्यों चेंज क्यों करना है? क्योंकि वो उस समझाने के लिए, समझ समझने में के आने के लिए, लिए। बच्चों को अंडरस्टैंड कितना, करने के लिए बच्चों को। हाँ, छात्रों को कितना समझ में आया है तथा समझ में नहीं आया है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। मानो उस वक्त हमें ये भी समझ में आया कि छात्र को कुछ भी नहीं समझ में आया, तो उस वक्त हम जिस स्ट्रैटेजी से पढ़ा रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी में सुधार लाने के लिए तथा उसको चेंज करने के लिए आप मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर तक बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रित युक्त के रूप में इस्तेमाल करना है। यानी हमने जो लर्निंग आउटकम तय किए हैं और जिस स्तर तक हम जाना चाहते हैं, अगर हम वहां तक जाने के लिए हमें अपनी क्वालिटीज को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के बाद तभी हम जा पाएंगे। तो वो कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल जो है वो है मूल्यांकन, असेसमेंट। तो ये हम जिस स्तर पर जाना चाहते हैं, जहां तक हम अपनी हैसियत लेके जाना चाहते हैं, वहां तक बरकरार करने के लिए इवैल्यूएशन जरूरी है। क्योंकि जब भी आप नीचे आ रहे हैं तो उस वक्त की स्ट्रैटेजी को चेंज करके और आपको ऊपर ले जाने की कोशिश में रहती है। तो मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण, आपके कौशल्य को बढ़ावा देता है, सीखने की प्रक्रिया को बल देता है। हाँ, और ये अविभाज्य अंग बनाना है अध्ययन और अध्यापन का। और इनमें की जो स्ट्रैटेजी है लर्निंग एंड टीचिंग में की, उसको चेंज करना है तथा उसमें सुधार लाना है। तो ये सभी कार्य हमें करने का उद्देश्य ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का है, जिससे हमें अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट इस हिस्से में बढ़ावा देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं में और भी हैं, वो है इसके अंतर्गत नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। बराबर है। अब हमने क्या किया, ये जो नंबर है, नंबर यानी जहां पर हमें 80%, 88.88 ऐसे प्रतिशत मिलते थे ना, वो नंबरों को हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, ग्रेडिंग सिस्टम हमने लेके आई है। ग्रेडिंग सिस्टम कौन कौन सी है बता पाएंगे आप? ग्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन से ग्रेड हैं? ए प्लस है, A plus ए B, B plus C, C plus D. वेरी नाइस। ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी, बी प्लस, बी प्लस प्लस और सी, और उसमें और एक है वो भी है, A1 क्या? A2 A1 A2 भी है ना सर? हाँ,
वो वो A1 वाला A2 हम जो देखते हैं ना A1 A2 वगैरह, अभी मैंने जो आपको बताया A प्लस और A++, यही तो A1 और A2 कहलाता है, बराबर क्या? A1 यानी A1 प्लस है, यस सर, यस। A2 कहलाता है। तो यही इवैल्यूएशन की सिस्टम है। यहाँ पर हमें बच्चों को ये क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत थी कि नंबर के स्थान पर ग्रेड को लाया गया? कौन बता सकता है? क्या जरूरत थी? नंबर क्यों बंद किए सर होंगे? बच्चों वो ब- कम कम मार्क्स देके तो उनकी आत्मविश्वास बच्चों को खींचना नहीं चाहिए बोल के। बराबर। और कंपैरिजन करके पेरेंट्स भी उनको डिप्रेस करते हैं, डिप्रेशन में। वेरी वेरी नाइस। और बच्चों में हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। हाँ, क्या और ग्रेड देने से उनमें परिवर्तन आएगा, ये ग्रेड लेना है, वो ग्रेड लेना है, अमोए प्रोत्साहन मिलता है उनको। पहले नंबर के डब्बे में था दिखता वो। ग्रेडिंग में क्या होता है, ये जो ग्रेड सिस्टम होती है, अब मानो ए यानी कहाँ से कहाँ तक होता है? ए यानी कौन से मार्क से लेके कौन से मार्क तक होता है? 90 से आगे। 90 से आगे 100। ये प्लस क्या कहेगा? नहीं सर, बराबर है। ये प्लस क्या कहेगा? ये प्लस प्लस क्या कहेगा? ये लेता है 60 से लेके 60 70। 70 तक, बराबर। 60 से लेके हाँ। 70। अब यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, बराबर। अब आगे भी हम देखने वाले हैं कि इसकी ग्रेडिंग एक्चुअली किस पॉइंट में होती है। 7 पॉइंट होती है, 6 पॉइंट होती है और 5 पॉइंट भी होती है। जब 5 पॉइंट होती है तो इनके अंतर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखो ग्रेड में क्या हुआ कि मानो इसमें पूजा नामक लड़की को ए ग्रेड दिया गया, बराबर। उसको कितने मार्क मिले हैं? मानो उसको 60 मार्क मिले हैं। बी जो लड़की है सीता है, और उसको क्या हुआ है? 62 मार्क मिले हैं। लेकिन इन दोनों का भी ग्रेड ए है। इन दोनों का ग्रेड क्या है? ए है। और इसमें सी नामक एक लड़की है, और उसको जो मार्क मिले हैं वो है 70, और उसको मिलने वाला भी ग्रेड क्या है? ए है। अब मुझे कंपेयर करके बताओ, इनके माता पिता कुछ कंपेयर कर सकते हैं क्या बच्चों में? ए को भी ए ग्रेड मिला है, बी को भी ए ग्रेड मिला है, सी को भी नहीं कर सकते सर। नहीं हाँ, कर सकते। इससे बच्चों में क्या होगा? बच्चों में एक दूसरे को खींचने की जो एक आदत रहती है। जैसे कि देखो ना क्या होता है, हम पढ़ाई करते हैं मार्कों में आगे जाने के लिए। तो आगे जब जाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा समझ ना समझ क्या करता है, यहाँ पे रटन पद्धति का इस्तेमाल करता है। तो वो बच्चा, वो लड़का उस कंटेंट को गहराई तक नहीं जाता है, उसको समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर उस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम लाई है। तथा हो क्या रहा था इन दिनों में, ये जब हमने सीसीई को यहाँ पर जो लाया है 2005 के दरम्यान, तो उस वक्त हमारे भारत में की सिचुएशन ये थी कि देखो वो अपने बाजू वाले अंकल का बंटी 90% लाया और तू 98 लाया, वो 99 लाया है और ये 98 लाया है। तो 1% की वजह से उसको डांट खानी पड़ती। देख थोड़ा वो कितना स्टडी करता है, वो तेरे से कितना होशियार है, वो कितना है ये। तो इससे बच्चे क्या होते हैं? बर्डन में आ जाते हैं तथा बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं। और उस वक्त ये हुआ था कि मार्क कम मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे थे। वो 12th पास बच्चे हो या फिर 10th पास बच्चे हो, तो ये बच्चे क्या कर रहे थे? सुसाइड की ओर बढ़ रहे थे। और फिर इन सिस्टम में कहीं ना कहीं बदलाव लाना है। एक तो जो इसी ये है, ये बच्चों को रट्ठन पद्धति बंद करके यहाँ पर बच्चों को सीखने पे मजबूर करती है, उसको अंडरस्टैंड करने में मजबूर करती है। तो वो सिस्टम को बंद करने के लिए, इन सभी बातों पर और एक रोक लाने के लिए ये ग्रेडिंग सिस्टम का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इससे बच्चा यानी 60 अंकों से लेके 70 अंकों तक जो अंक हैं, इनमें बच्चे को किसी भी कोई अंक मिलता है तो वो ए ग्रेड कहलाता है, बराबर। यानी 60 से लेके 70 के बीच जो भी कुछ बच्चे हैं वो ए ग्रेड वाले कहलाएंगे। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं रहेगा।
तो इससे क्या हो गया, बच्चों में जो आदत लग चुकी थी कंपटीशन करने की, वो आदत थोड़ी यहाँ पर रोकथाम भी हो सकती है, तथा बच्चों को पढ़ने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की आदत लगना, ये इम्पोर्टेंट था। विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं को निर्धारण शामिल है। यानी विद्यार्थी का अगर हमें डेवलपमेंट करना है, बच्चों में बदलाव लाना है, बच्चों में उसके जो एज्युकेशनल अँड को एज्युकेशनल, जिसको हम मराठीमध्ये आपण अभ्यासक्रम आणि अभ्यासक्रमेतर उपक्रम म्हणतो, त्या गोष्टींमध्ये आपण याला काय केलेला आहे, समावेश केलेला है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने के साथ कोई एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, तो उसको काउंटिंग कहाँ किया जाए, बराबर है। अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में आगे है लेकिन वो खेल कूद में आगे नहीं है, लेकिन जो बच्चा खेल कूद में आगे है उसका इवैल्यूएशन कहाँ किया जाए। तो हमने इस सीसीए के दरमियान जो गुणात्मक मूल्यांकन करना है, यहाँ पर जो शेरे लिखने थे, बराबर, उसका इसको शामिल किया। तो इससे क्या होगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और सभी तरह का उसका इवैल्यूएशन यहाँ पर किया जाएगा। अगला है शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नियतकालिक रूप से मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और औपचारिक रूप से किया जाता है। यानी शैक्षिक क्षेत्र में जो मूल्य निर्धारण है और जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो निरंतर चलना है, और नियतकालिक रूप से, यानी हर रोज बच्चे का इवैल्यूएशन करते वक्त बहुत सारे टेक्निकों का, टूलों का इस्तेमाल कर उसका फॉर्मल और नॉन फॉर्मल या फिर अनफॉर्मल उसका इवैल्यूएशन किया जाना है। जैसे कि बच्चे का एग्जाम ही लेकर नहीं, तो बच्चा जब स्कूल में रहता है, स्कूल के बाहर जाता है, ग्राउंड पर जाता है, वहां का उसका बिहेवियर कैसा है, स्कूल में बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, अगर हमने उसको पढ़ाया है कि हम अपने दोस्तों को, मित्रों को या फिर किसी को भी हम हेल्प करेंगे, ये मूल्य को हमने लगा दिया, लेकिन क्या बच्चा ये मूल्य का इस्तेमाल करता है रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर किसी को पेन लग गई है, क्लासरूम में किसी को पेन चाहिए, इसके पास होते हुए भी उसने नहीं दिया, तो उसका भी इवैल्यूएशन यहाँ पर हो जाता है, उसकी गुणात्मक नोंद की जाती है। तो ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, ये आने वाली नहीं है, ये हो चुकी है। ये इवैल्यूएशन हमारे खुद पर इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके बहुत सारे जो नोंदी है, जो भी कुछ इसके बारे में हमने जो भी कुछ हरकतें की हैं, इसकी ऑलरेडी नोंद हो चुकी है, और ये नोंद गुणात्मक तथा संख्यात्मक है। और इन नोंद से हम डेली लाइफ में, स्कूल में, स्कूल के बाहर किस तरह से बिहेवियर करते हैं, उसका यहाँ पर मूल्यांकन भी किया जाता था। और उससे क्या है कि बच्चे में ये जो इवैल्यूएशन है, उससे वो बच्चा किस तरह से हरकत करता है, किस तरह तक वो समझ पाता है, ये हमें समझ में आएगा। अब ये जो नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है, जो नैदानिक मूल्यांकन है, ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिया जाता है, ये तो एक यूनिट या फिर परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। जब परीक्षा खत्म होती है तो उसमें वो बच्चा फेल हुआ है अगर, तो फिर क्यों फेल हुआ है, तो उसको निदान करने के लिए, उस पर उपचार करने के लिए ये इवैल्यूएशन किया जाता है। यहाँ पर रिपीट बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसमें सुधार लाकर, उस बच्चे में सुधार लाकर उसको आगे ले जाने की कोशिश की जाती है। अब उसी का ये हिस्सा है, कुछ यूनिट में निम्न कार्य निष्पादन, यानी बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है, वो परफॉर्मेंस को पता लगाना है। देखो अभी क्या करना है कि कुछ यूनिटों में निम्न कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के कम होने के कारण का पता नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है। इसके बाद उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाता है और कार्यवाही की जाती है, और तदपश्चात पुनः परीक्षण किया जाता है। ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, इसमें क्या है, एकाध कार्य होने पर, हो जाने पर, जब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद अगर वो फेल होता है तो उसका कारण क्या है वो ढूंढा जाता है और उसी हिसाब से उसको रीटीच किया जाता है।
और रीटीच करके री इवेल्युएशन कर कर उसको वहां पर उसका परीक्षण भी पुनः किया जाता है, उसे री इवेल्युएशन बोलते हैं, बराबर। तो बच्चे ने कितना समझा, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, अगर उसका परफॉर्मेंस कच्चा है या निम्न दर्जे का होगा तो उसको फिर से दोबारा पढ़ाकर दोबारा इवेल्युएशन लिया जाता है। सहशैक्षिक तत्वों को या मूल्यांकन की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर रखा जाता है अथवा उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं या फिर को एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, ये तत्वों को या मूल्यांकन की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर रखा गया है, तो इसको उसमें नहीं लिया गया अथवा उनकी ओर उतना पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जो मूल्यांकन को व्यापक बनाने का काम करती है। ये शैक्षिक तत्व जो हैं सहशैक्षिक, ये सहशैक्षिक तत्वों को इस मूल्यांकन के भीतर उसका काम ही किया नाही किया। लक्ष्मी गायकवाड का लिहायला लागले बरं तुम्ही याच्यावरती? छान वाटायला लागले का? तो मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए इस मूल्यांकन को हमें अगर अधिक व्यापक बनाना है तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को महत्व ध्यान देना चाहिए। तो पहले क्या होता था, इन सहशैक्षिक उपक्रमों का यहाँ पर उतना इवेल्युएशन नहीं होता था, तो हम सीसी के दौरान इसको हमने शैक्षिक तथा अशैक्षिक दोनों का इवेल्युएशन करना शुरू किया। तो पहले जो ऑब्जर्वेशन चार्ट नहीं था, बच्चा कब कहाँ कैसे ऑब्जर्वेशन करता है, किस तरह से हरकत करता है, इसको ऑब्जर्वेशन टीचर को करना है। तो ये जो को करिकुलम ऍक्टिव्हिटीज होती हैं उसमें भी बच्चा किस तरह से हिस्सा लेता है वो लिखना है। बघा आपण आता आकारिक मूल्यमापन आणि साकारिक मूल्यमापन करतो। साकारिक मूल्यमापनामध्ये आणि आकारिक मूल्यमापनामध्ये आपण नोंदी घेतो की नाही? त्या नोंदीमध्ये तो मुलगा काय काय करतो, त्याला काय येतं, मराठीमध्ये त्याचं काय चांगलं आहे किंवा काय कमजोरी आहे हे बघतो की नाही, तो कुठल्या विषयामध्ये चांगला आहे। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि बच्चा कौन से क्षेत्र में या कौन से सब्जेक्ट में आगे है, आगे जा सकता है और उसको किस तरह की मार्गदर्शन की जरूरत है, इन बातों को समझा जा सकता है। इसीलिए ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी दस्तावेज यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 और इसका जब पुनः संशोधन किया गया 1992 में, तो इसमें भी ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल्यांकन योजना में शिक्षा के विषयों और सह शिक्षा के सभी शिक्षण संबंधी अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी सिर्फ शैक्षिक या फिर कागज पे यानी जिसको बच्चे ने परीक्षा में अंक मिलाए हैं उस पे ही इवेल्युएशन करना नहीं है, तो हमें उसके साथ साथ जो वो को करिकुलम एक्टिविटी में हिस्सा लेता है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मार्गदर्शन करना है। अब देखो, तुम जब पहली कक्षा में थे तुम्हारे रिजल्ट था ना तुम्हारा, जो पहली कक्षा पास हो गए, तो रिजल्ट का साइज कितना था याद है क्या? साइज कितना था तब तुम पहली में थे, तब तुम खुद पहली हाँ में थे, याद आहे सर। कितना था साइज? 100 पाणीच्या वही असती ना, पुट्टावरचा पुट्टा साईज फोल्ड हाँ करायची। हाँ हा सेम तसंच माझं बालवाडीचं पण तसंच आहे आणि त्यात 2 पेज पण होते बालवाडीचं तर आणि पहिलीचं तुम्ही जे म्हणलात ना, फक्त सिंगल आहे असं कार्ड सारखं फोल्ड करायचं। हाँ फोल्ड करायचं म्हणजे खूप छोटा हम्म। होता। और इसमें हाँ क्या था, सिर्फ दिवालियों के और जो अंतिम सत्र के होते हैं समर के एग्जाम का डिटेल था सिर्फ, बराबर। इसमें सिर्फ हाँ अंकों का जिक्र किया गया था। तुम्हारे वक्त इतना बड़ा तो था, हमारे यहाँ पर वो जो पोस्ट कार्ड होता है जो मेल बोलते या हैं वो पोस्ट कार्ड के साइज का था, यानी इस पर नोंदियां बहुत कम थी। तो अगर उसके मुकाबले आज के बच्चे का अगर हम ये रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, आज के बच्चे का पहली कक्षा का देखो या एलकेजी यूकेजी या फिर प्ले ग्रुप का देखो, कितना बड़ा होता है, हमारे मुकाबले बहुत बड़ा पूरी है। जन्म कुंडली होती है सर। हाँ हाँ पूरी पूरी जन्म जन्म कुंडली कुंडली होती है सर। बराबर, टीचर्स यस यस। लिख के क्या होता परेशान है हो उसका, जाते हैं। वही बताओ मुझे, उसकी जन्म कुंडली मतलब क्या क्या लिखा होता है उसमें? तर उसकी त्याचं वाचन हाइट, वेट, करायचं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर और उसमें
समेटिव फॉर्मेटिव में वो, और वो कौन से सब्जेक्ट में कैसा है क्या है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है सर। हाँ, और उसमें नोंदी होती है उसको क्या अच्छा लगता और है, खेल सब में भी चीजें। होता है सर, खेल में, हाँ, खेल के छंद। बारे में सब। छंद, हाँ। हाँ, सब सुधारात्मक सब। सर सुधारात्मक टीका पण मांडलेल्या असतात सर, कुठे आवश्यक आहे ते. म्हणजे त्याला काय येतं काय येत नाही, तो कशात चांगला आहे, आणि हा. परत त्याला कशामध्ये प्रगती करावी सुधारलं लागेल. पाहिजे ते पण लिहितो सर. हो, म्हणजे त्याने मराठी वाचन आणखीन वाढवलं पाहिजे, हा, जोडशब्दांचं शब्दसंग्रह वाचन केलं वाढवला पाहिजे, पाहिजे. गणित सराव केला पाहिजे. हाँ, तो ये पाड़े जो पाठ केले बातें पाहिजे। हैं, ये बातें कहाँ से आई? तो ये बातें सीसीई की वजह से आई। बच्चे का सिर्फ एकेडमिक स्कोर देखते वक्त उसका जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं उस पे भी ध्यान देकर उसका भी लेखा जोखा, लिखा चिट्ठा कहाँ पर आना है, वो उसके रिपोर्ट कार्ड पे आना है। तो इसके बारे में ये सीसीई काम करता है। शैक्षिक तथा बाकी के जो भी कुछ ये है सह शिक्षा वाले जो उपक्रम है उनमें भी बच्चा किस तरह से हिस्सा लेता है, सहभाग लेता है, और सहभाग लेने के बाद वो किस तरह से एक्टिविटी करता है उसकी भी यहाँ पर नोंद ली जाती है। देखो अभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन और विधियां, तो इन्हीं में से 5 एक्टिविटी हम लेते हैं कि नहीं लेते। हम जब इवेल्यूशन करते हैं फर्स्ट टर्म का, तो इसमें के ही टूल इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? इसी में के टूल का हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये सर नो, इसी टूल का इस्तेमाल यस करते सर, हैं। यस। हाँ, Yes, तो sir. ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इनके साधन विधियां देखेंगे, इसमें के टूल कौन कौन से हैं, जो साधन विधियां किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले निरीक्षण, निरीक्षण यानी इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, बराबर। निरीक्षण को Yes, क्या sir. कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन। हम बच्चों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, कब कब करते हैं हम ऑब्जर्वेशन बच्चों का? खेलते समय और सभी वो जगह बच्चे करते हैं सर, स्कूल में, करते समय, स्कूल के बाहर। यस, लंच ब्रेक के डेली करते समय. हैं, डेली रोजाना करते हैं। डेली रोजाना करते हैं। और वो ऑब्जर्वेशन करके क्या तय करते हैं, आप क्या करते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है ऑब्जर्वेशन का? त्याचं वागणूक कशा पद्धतीचं आहे. मग तो फिर क्या होता है, उसकी उसकी वो जिस तरह से वो चलता फिरता है या फिर उसके गुण रहते हैं, वो मालूम करा के तुम क्या करोगे, क्यों चाहिए तुम्हें वो? उसका सर्वांगीण विकास करेंगे सर। सर्वांगीण विकास होगा। सुधारना करने के लिए। यानी आप ऑब्जर्वेशन टूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चे जो पेपर में अंक लाता है उससे बेहतरीन वो बाहरी वाली जिंदगी में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अंक अगर पेपर में अंक ज्यादा लाए तो इसका मतलब वो व्यवहारिक ज्ञान में भी होशियार है, इसका मतलब ये नहीं होता है, बराबर। जैसे कि वो 3 इडियट वाली मूवी, उसके भीतर जो तुम्हारा रैंचो और कौन था, चतुर था, उनका दोनों का देखो, चतुर बहुत होशियार था, लेकिन ओरिजिनल लाइफ में, हम रियल लाइफ में जब जीते हैं तो उतना उसके लिए वो कैपेबल था क्या? नहीं। अगर होता तो वो जब उसने रटंत मारा था उस इसका क्या था, भाषण था ना 5 सितंबर के दिन, यस सर। हाँ, तो उसको च और ब में भी फर्क नहीं समझ में आया, तो ऐसी वाली जिंदगी का क्या? तो बच्चा ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से कर रहा है एकेडमिक ईयर में, तथा उसके साथ साथ वो अपने दोस्तों से खेल के मैदान पर बाहरी बर्ताव कैसे है, तथा वो टिफिन खाता है तब का उसका व्यवहार कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा टिफिन लाता भी है और अपना खाना किसी से शेयर नहीं करता है तो उस बच्चे के पास क्या वो सहकार्य की भावना होगी? होगी क्या? नहीं होगी सर। तो फिर अभी मालूम हो गया तुम्हें कि उस बच्चे के पास सहकार की भावना नहीं है, वो अपना टिफिन किसी से शेयर नहीं करता है। व्हाट टू डू, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा रोल क्या होगा एज अ टीचर, तुम्हारा उसको रोल क्या होगा, समझाएंगे, तुम क्या करोगे वहां पर? उसको समझाएंगे सर क्या समझाएंगे? कि सर हम हम करते रहना चाहिए। म्हणलं तर आपल्या डब्यातलं अर्ध त्याला द्यायचं हे शिकवणार, सांगणार. ते मान्य नहीं केला सर तर मतलब मला नहीं मोबाइल सभी द्यायचं। मेरे मम्मी ने कहा है कि बच्चों अपना टिफिन किधर भी शेयर नहीं करना है।
सर आपण स्वतःच त्यांच्या सोबत जेवायला बसायचं सगळ्या मुलांना घेऊन. यस यस यस, वेरी नाइस। हम खुद उसके साथ क्या करेंगे, खाना खाएंगे तथा शेयर करेंगे। कभी कभी बच्चों को ये आदत भी होती है आणि सर क्योंकि सर हाँ अजून एक आणि मुलांना पण अशी आवड असती सर, मी बघितले शाळेत मॅडम तुम्ही आज आमच्या सोबतच बसून जेवायचं म्हणून सगळे हट्ट करतात सर. आपण वर्गातच बसून जेवायचं म्हणतात गोल करून. तुम्ही हो एका ठिकाणी बसा, तुमच्या राऊंड मध्ये आम्ही बसतो म्हणून सांगतात. यस यस, तो वो खाने का मजा भी और होता है। तो इसी से हाँ बच्चों में अलग अलग आदत लगती है। तो एज अ टीचर बोल के हमारी भी भूमिका यही है कि ऑब्जर्वेशन करना, और ऑब्जर्वेशन करके बच्चों में की बुरी आदत को हम निकाल सकते हैं और अच्छी आदत को यहाँ पर उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तथा ये जो पूरी उसकी आदत है बच्चे की, पूरी बैठने की, उठने की, चलने की, फिरने की, इन पर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर कर उसमें अच्छी आदत डाल सकते हैं। बराबर। अब ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चा खेल में भी कभी कभी झगड़े करता है, तो वो झगड़े करते वक्त उसका झगड़े करने का तरीका या फिर वो किस वजह से झगड़ा करता है ये भी हमें पता लगता है। तो ऑब्जर्वेशन टूल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों को एक अच्छी आदत लगाने के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये जो टूल है ये सबसे बेहतरीन है बच्चे को आजमाने का। बच्चे को क्या करना है, आजमाना है, और वो आजमाने के लिए एक टूल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रश्नावली, जिसको हम क्वेश्चनरी कहते हैं। बराबर। ये जो क्वेश्चनरी है ये भी एक टूल है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का साधन विधि को आगे लेके जाने के। क्वेश्चनरी में क्या होता है, क्वेश्चनरी पता है क्या किसी को? इसको हम प्रश्नावली कहते हैं, क्वेश्चनरी। पता है क्या किसी को क्वेश्चनरी कैसी होती है? किसे कहते हैं? हम परीक्षा लेते हैं उसको कहते हैं क्या क्वेश्चनरी, प्रश्नावली? किसे कहेंगे? सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और Previously we'll give the questions. बहुपर्यायी सर। आपने और उसका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है वो देखने के लिए। वो देखने के लिए, ठीक। ओके, अब देखो बच्चों को पहले एग्जाम से पहले देते हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है। मुझे यही देखना था कि आपका ज्ञान इसके बारे में क्या है। निरीक्षण पहले किया हमने, ऑब्जर्वेशन, और बच्चों की सर हरकतें प्रश्न पूछना बच्चों को। सर सबक पर जो डेली सबक लेते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर पॉइंट को पकड़ सकते। ओके, ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये विधि है बच्चों की हरकतों को जानने के लिए, करिकुलम तथा को करिकुलम में वो किस तरह से बिहेवियर करता है उसको देखने के लिए। पहले हमने ऑब्जर्वेशन देखा, खुद ने क्या किया, हमने खुद ने उसको देखा। अब ये क्वेश्चनरी से पूछना है कि कौन कैसे बिहेवियर करता है। अब ये क्वेश्चनरी समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको आउट ऑफ बॉक्स लेके जाता हूँ ना, सोचने पे मजबूर करता हूँ। हमारे यहाँ बोल रहा हूँ, अभी अभी जो जिस जिले में आप रह रहे हैं उस जिले में कौन कौन से वर्तमान पत्र आते हैं? दिव्य मराठी, लोकमत, सकाळ, पुण्यनगरी, संचार। संचार। सबसे ज्यादा अभी जो आपने नाम लिए हैं लोकसत्ता। इसमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय तथा खप होने वाला कौन सा वर्तमान पत्र है? लोकमत। दिव्य मराठी, लोकमत। लोकमत। म्हणजे बहुत जनों का कहना ये है कि लोकमत है और बहुत जनों का कहना है दिव्य मराठी है ना, और कुछ लोग तो चुप ही बैठे हैं। तो ये क्या लिया मैंने आपका? प्रश्नावली, प्रश्न पूछे हमारी जानकारी कितनी है लिखने की। रिगार्डिंग तोंडी प्रश्न। नॉलेज। अब देखो ये लोकमत जब ये थोड़ा फेमस था उसी वक्त दौरान मेरे हिसाब से कुछ तो बोल रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से देखो 2014-15 के हिसाब से दिव्य मराठी अपने यहाँ पर आया सोलापुर में। यस यस बराबर ना? यस। उसके पहले 2 साल पहले उसने उस मार्केट का मुजायन लिया कि क्या चाहते हैं लोग, किस तरह से फाउंड हो, किस तरह की खबरें पढ़ना पसंद करते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया। क्या किया? सर्वे।
और सर्वे कर कर पूछा कि आपको कौन सा वर्तमान पत्र अच्छा लगता है, उसमें की कौन सी बातें अच्छी लगती है, तथा अगर हम कोई अखबार निकालना चाहेंगे तो आप कौन से वाले अखबार या फिर न्यूज पढ़ना पसंद करेंगे, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, किस भाषा में पढ़ना आपको पसंद होगा। ऐसे कर करके उन्होंने कुछ तो 70 क्वेश्चन की एक प्रश्नावली बनाई थी, उसको हम क्वेश्चनरी बोलते हैं। और उसमें ऑब्जेक्टिव होते नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यू नहीं होते, ऑप्शंस होते हैं 4 या फिर मोर देन, जिसमें आपको पूछा जाता है और आपको जो अच्छा लगता है उसको रेटिंग देना है, ना कि वो आंसर है कि आपने उसको क्या किया, प्रतिशत दिया। फिर किन लोगों ने कितने शब्द को कितना ज्यादा प्रतिशत दिया है, उस हिसाब से उसका क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आप आज तक वगैरह जो ये देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूज चैनल, तो न्यूज चैनल में एग्जिट पोल वगैरह होता है, देखो कि कौन कौन क्या, आपको क्या लगता है कि कौन सा पक्ष जीतेगा, तो ए के लिए अमुक अमुक होगा, बी के लिए वो होगा, तो आप जल्द वोट करें वगैरह होता है ना। तो उसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रश्नावली में आते हैं। तो आपको समझ में आया प्रश्नावली किस तरह का होता है, समझ सर में आया, मध्ये कोणाचा आवाज यायला लागला सर. प्रश्नावली समझ में आई आपको कि किस तरह से क्वेश्चनरी में क्वेश्चंस होते हैं। ये जो यस सर. यस. ये क्वेश्चन जो होते हैं तो वो नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, नॉट रिलेटेड टू कंटेंट, वो हमारे किताबी के नहीं होते हैं। मानो हमें ये पूछना है कि हमारे स्कूल में सबसे होशियार कौन है, सबसे ज्यादा खूबी कौन करता है, सबसे ज्यादा मेहनती कौन है, सबसे अच्छा सबको लेके चलने वाला कौन है, सबको मददगार करने वाला कौन है। अगर ऐसे हम क्वेश्चन जब पूछते हैं, ये मालूमात कराने के लिए होता है, क्वेश्चनरीज होती है, एक सर्वे होता है कि कौन कैसा परफॉर्मेंस करता है, ये देखने के। फिर है साक्षात्कार। मैंने साक्षात्कार का मतलब बताया था, साक्षात्कार का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, इंटरव्यू। यस। अभी इंटरव्यू किस बारे में और किसका लेना होगा, आप ही बताओ, किस बारे में और किसका लेना होगा। बालक का लेना होगा, यस, उसकी नॉलेज कितनी गेन करे उन्हें पता चलने के लिए। करेक्ट। तो ये जो हमने क्या किया, देखो जो शैक्षिक है उसके लिए तो आप लेखी, तोंडी और प्रयोग लेते हैं, बराबर, जिसको आप प्रात्यक्षिक बोलते हैं। ये 3 तरह का इवेल्युएशन करते हैं कि नहीं करते। यस सर। मुलाचं मूल्यांकन करण्यासाठी, विद्यार्थ्याचं मूल्यांकन करण्यासाठी आपण काय करतो, अकॅडमिकली त्याचा पेपर घेतो, त्याची तोंडी परीक्षा घेतो, प्रात्यक्षिक घेतो, म्हणजे प्रयोग घेतो का नाही, हे करून ओव्हरऑल त्याचं आपण मूल्यमापन करतो. पण हे मूल्यमापन करत असताना त्या विद्यार्थ्याच्या फक्त बोधात्मक क्षेत्राचाच विकास होत आहे आणि बोधात्मक क्षेत्राचंच मूल्यांकन होत आहे. म्हणून आपण काय केलं, त्याचे जे 3 डोमेन आहेत, 3 क्षेत्र आहेत, त्या 3 क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आपण त्या पद्धतीचं मूल्यमापन केलं. बोधात्मक, क्रियात्मक आणि भावात्मक ही 3 क्षेत्र आहेत, बरोबर, बरोबर है कि नहीं, मैं सांगितलं की नहीं। यस सर। तो ये 3 जो डोमेन है, ये 3 जो क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों का अगर विकास करना है बच्चों का, तो करिकुलम के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज का भी इवैल्यूएशन होना जरूरी है। तो वो बाकी के इवैल्यूएशन करने के लिए हमने इन टूल का इस्तेमाल किया। एक्चुअल कंटेंट का, किताबों ज्ञान का इवैल्यूएशन करने के लिए हमने पेपर, मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट और प्रात्यक्षिक का हमने प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया। तो उसके बाहर जाकर को-करिकुलम एक्टिविटीज या फिर अदर उसके क्रिया और भावात्मक क्षेत्रों का विकास करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी और साक्षात्कार का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तथा बाकी की भी हैं, वो भी देखेंगे। तो ये क्या करते हैं कि बच्चों के बारे में मालूमात कराते हैं। अब साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू है, बच्चे को क्या, कितना, कैसा समझ में आ रहा है, इसके बारे में वार्तालाप किया जाता है, उसको पूछा जाता है। उसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है ओरली, इंडिविजुअली बच्चों को
कई बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में दिक्कत आती है। तो कई बच्चे बोलने में अच्छे होते हैं, तो उन बच्चों का भी विकास यहाँ पर हो जाता है। तो बच्चा खुलकर बोलता है, अपने मत व्यक्त करता है, जो सच है वो बोलने की कोशिश करता है। अकेला रहने की वजह से वो पूरा घुल-मिल कर बोलने की एक डेयरिंग रखता है, आत्मविश्वास आ जाता है बच्चे में। तो साक्षात्कार का मतलब समझ में आया? इसको कहते हैं इंटरव्यू, और ये हम बच्चों का इंटरव्यू भी लेते हैं। अगला है जांच सूची। अब बोलो इसको क्या कहा जाएगा, आपको क्या लगता है? गलत हो गया तो जांच सूची, जिसको इंग्लिश में जांच सूची को इंग्लिश में चेकलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेकलिस्ट। आणि मराठीमध्ये आपण याला म्हणतो पडताळा सूची. काय म्हणतो? पडताळा सूची. तर हिंदीमध्ये आपण याला म्हणतो जांच सूची, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा चेक लिस्ट। बराबर। अब मुझे बताओ, इसके नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या और कैसा काम करता है। क्या होता होगा? चेक लिस्ट। चेक लिस्ट का मतलब है चेक करना। कहाँ से? लिस्ट में दिए गए पार्ट वहां पर वास्तविक में है कि नहीं है, इसको चेक करना होता है। अब ये बच्चों में कैसे चेक करेंगे? बच्चा प्रामाणिक बोलता है तो टिक यस करो, नहीं बोलता है तो नो करो। चेकलिस्ट में सिर्फ यस और नो होता है। चेकलिस्ट में क्या होता है? सिर्फ यस और नो होता है, और वो ये दोनों साइन से दिया जाता है, टिक मार्क राइट और रॉन्ग, ये दो से। हाँ, तो जैसे कि मोहन अपने मित्रों के साथ अच्छा बिहेवियर करता है, यस और नो, ये बताना है। जांच सूची ये करती है कि उसमें वो चीज है कि नहीं है। प्रामाणिकपणा, संघाची भावना, सहकार्याची भावना, नेतृत्व गुण, ये अगर ऐसी चीजों को हमें नापना है तो हम इस चेकलिस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जांच सूची कहते हैं। कभी कभी स्कूलों का भी जांच किया जाता है, तो स्कूल में गंभीर है कि नहीं है, टीचर पूरे फुलफिलमेंट है कि नहीं है, यस और नो से उत्तर देना होता है, और वो भी टिक मार्क करते हैं। भौतिक सुविधा है कि नहीं, बेंच है कि नहीं, पानी का पीने के लिए पानी है कि नहीं, इन सभी सुविधाओं के बारे में जांच करना जिसे कहते हैं, वो जांच इस जांच सूची के द्वारा किया जाता है, जिसको चेकलिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ चेक करके बताना है कि नहीं है। समझ में आया? है कि नहीं है? आया क्या समझ में? यस सर। सर सध्या चालू आहे माझे मुख्यमंत्री शाळा, अशीच चालू आहे चेकलिस्ट। हा करेक्ट आहे का नाही? मार्क तुम्ही मारताना माझी मुख्यमंत्री माझ्या शाळेमध्ये तुम्ही काय केलं, सगळं काय आहे नाही म्हणून सांगितलं, परंतु आता तुमच्याकडे वेगवेगळ्या शाळेचे केंद्र प्रमुख म्हणा किंवा व्हिजिटर्स आले, ते ऑटोमॅटिकली एक फॉर्म घेऊनच आले, आणि त्या फॉर्म नुसार तुमच्याकडे ते आहे की नाही त्याने प्रत्यक्षामध्ये पाहिलं। आता तुम्ही त्या फॉर्म मध्ये भरताना सांगितलं हँडवॉश स्टेशन आहे, पण तिथे येऊन त्यांनी पाहिलं कि प्रत्यक्षामध्ये हैंडवॉश स्टेशन नहीं, तो अब उस चेकलिस्ट में क्या किया जाएगा? राइट किया जाएगा कि रॉन्ग किया जाएगा? रॉन्ग करे। हाँ, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, फिर वो चेक किया उसके पास है कि नहीं है। बराबर। तो इन बातों से देखो, अभी ऐसे भी होता है कभी कभी आपकी ओर से भी मालूमात आ जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया वो भी बताते जाओ, ठीक है? समझ में आया? अब है विवरण। अब विवरण होता है, देखो ज्याला आपण मराठीमध्ये विवरण म्हणतो, त्याला अजून एक शब्द आहे, वर्णन विवरण, वर्णन। तर मराठीमध्ये पण विवरण हाच शब्द आहे। विवरण शब्द आहे हो, हिंदीमध्ये पण तेच आहे, पण त्याला काय म्हणू आपण, इंग्लिश मध्ये काय म्हणू, किंवा उसका काम क्या होता है ना? अनालिसिस म्हणता येईल का सर? अनालिसिस नाही म्हणता येणार, आपण त्याला काय म्हणतो माहिती का नाही, एका दृष्टिक्षेपामध्ये आपण ज्यावेळेस निकाल वगैरे तयार करतो की नाही, त्याच्यामध्ये विवरण दिलेलं असतं, है की नाही, की मराठीमध्ये एवढी मुलं पास झाली, वर्णन केलेलं असतं ना सर हा, त्यांचं। मराठीमध्ये पण त्या आकड्याने वगैरे केलेलं असतं। विवरण करायचं आहे की विवरण विस्तृत दोन वर्णन प्रकारचं असतं। विवरण किती प्रकारचं असतं? दोन, एक असतं स्टॅटिस्टिकल आणि दुसरं आहे वर्णन करून, जे लिहून करायचं आहे। वर्णन करत असताना जसं की आता सांगा
तुमच्या शाळेचं वर्णन करा. आता हे तुमच्या शाळेचं वर्णन करता म्हणलं की तुम्ही काय करणार, 4-5 वाक्यामध्ये माझ्या शाळेबद्दल तुम्ही लिहिणार, बरोबर? म्हणजे तुम्ही अभी यहाँ पर विवरण में क्या होता है, विवरण में तो ये हो गया वर्णन कर और दूसरा है स्टैटिस्टिकल होता है विवरण। जैसे कि 5वीं कक्षा में हिंदी विषय में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने में से, ये विवरण है। और फिर 5वीं कक्षा 6ठी 7वीं कुल मिला के 5वीं 6ठी 7वीं में कुल मिला के कितने क्वालिफाई हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट में, जिस तरह से ये आंकड़े बताते हैं उसी तरह से उसका विवरण किया जाता है कि कितने कितने क्लास में क्लासिफिकेशन भी किया जाता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। देखो विवरण होता है, पगार बिलाचं पण विवरण असतो, है की नाही? तुम्ही हजर कधी होते, कधी नव्हते, वितरण पत्र असतं, विवरण असतो, तो ये उसका पूरा विवरण किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, कितना है कितना नहीं है इस बारे में। अब वर्णनात्मक रिकॉर्ड, अब लेना है पूरे वर्णनात्मक रिकॉर्ड मध्ये मुलानं आज अमुक अमुक प्रामाणिकपणा दाखवला. समजा आता राहुल नावाच्या मुलाला ग्राउंडवरती 10 रुपये सापडले आणि त्यानं ते शिक्षकाला आणून प्रामाणिकपणे दिले. मग तुम्ही काय करणार? शाबासकी देणे. शाबासकी देणार सर, वाह करणार त्याची. हे तुझे 10 रुपये तूच घेन बाबा, गोळ्या बिस्किट खाजा म्हणणार का? नाही नाही सर, का बरं? सगळ्यांसमोर त्याचं मग हे तुम्ही 10 होणार रुपये घेऊन सर, गोळ्या बिस्किट खाणार का? दूसरे एक तर- दूसरे नाही बच- सर. दूसरे बच्चों के सामने उसकी हिम्मत अफजाई करेंगे ताकि दूसरे बच्चे भी उसका देखकर सीख सके। या वेरी Yes. देखो, इससे क्या होगा, बच्चे में आत्मविश्वास आएगा तथा प्रामाणिक भी जो पना है, जो सत्य निष्ठा है वो उसमें बढ़ावा देगी, बराबर। अब ये जब दिया है, ये बढ़ावा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर हुआ है, तो इसका रिकॉर्ड भी लिखना होता है, क्योंकि आज राहुल ने उसको 10 रुपए ग्राउंड पे मैदान पे मिल गए और उसने अपनी प्रामाणिकपना या फिर सच्चाई दिखाने के लिए उसने वो 10 रुपए टीचर को वापस किए, वैसे बोले। तो ये हर एक उसके मोमेंट पे हमें ध्यान देना है और विवरण लिखना है। अगर अच्छा काम किया है तो अच्छा लिखो, बुरा किया है तो उसको भी पॉजिटिव में लिखना है, बुरा किया है तो जिससे क्या होता है, बच्चों पर अच्छा असर होता है। तो ये टूल है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो साधन विधि है, इसमें हमने निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची, विवरण और वर्णनात्मक रिकॉर्ड की मालूमात करा के ली। तो अभी ये हमको सब मालूम हो गए, सब टूल मालूम हो गए। यस सर. अब है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, कि सीखने के उद्देश्य क्या है, तो सामान्यतः उद्देश्यों की बात की जाए तो उद्देश्यों की 3 विशेषताएं बताई गई है सामान्यतः। शैक्षणिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है, कौन पढ़ेगा पहला वाला? मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ, किसी अंतिम लक्ष्य के लिए की जाने वाली क्रिया को यह दिशा प्रदान करते हैं। यानी सामान्य उद्देश्य इस तरह से है। शैक्षणिक उद्देश्य का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले अंतिम लक्ष्य के लिए की जाने वाली क्रिया को यह दिशा प्रदान करता है। ये क्या करता है कि बाबा रे, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए की जाने वाली जो हमारी क्रिया है उस पे उसको योग्य दिशा देने का काम करता है। अगर आपको शोलापुर को जाना है तो शोलापुर का ही रास्ते से जाना है, बराबर है कि नहीं? क्या आप इधर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे? अगर हैदराबाद चले जाएंगे तो आप आपके निश्चित ध्येय तक जा पाएंगे क्या? जा पाएंगे कभी नहीं। तो आपका जो मकसद है, वो मकसद की जो दिशा है वो सही है कि नहीं है? नहीं है तो उस दिशा पे लाने का, लेके जाने का काम ये क्या करता है, शैक्षणिक उद्देश्य करता है। किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है, किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। तो अभी ये जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, तो उस लक्ष्य के हिसाब से ही हमें क्या करना है, नियोजन को करना है, बरकरार रखना है, वो पाने की कोशिश करना है, वो मिलाने के लिए हमें मेहनत करनी है। जैसे कि आपका शैक्षिक उद्देश्य यहाँ पर मान लो हमने क्या किया, सीटेट क्वालिफाई होना किया, तो उस हिसाब से आपका परिवर्तन लाने के लिए क्या नियोजन होगा,
परिवर्तन क्या लाना है कि आपको सीटेट क्वालिफाई होना है। तो क्वालिफाई होने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन करना होगा? रोज पढ़ना होगा, यस, मेहनत करनी होगी। क्लास और अटेंड इतना ही करना है? होगा। इतना ही क्या, और क्या करना होगा? क्लास अटेंड करना होगा रोज। क्लास अटेंड करना होगा। और नोट्स बनाना। हाँ, खुद को नोट्स बनाना होगा। और पढ़ाई करना होगी कि नहीं होगी? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करके टेस्ट वगैरह देना होगा। बुक्स काट के स्टडी करना और पढ़ना रोज सुबह उठ के। हाँ, नियोजन तो ये नियोजन पूरा। होता है, इसको परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते वक्त सबसे पहला है अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए हमें दिशा को प्रदान करना है। दूसरा लक्ष्य है किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाना है। अब ये परिवर्तन लाने के लिए नियोजन बहुत जरूरी है। तीसरा है इनकी सहायता से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। अब जो हमने पहले नियोजन किया है उसी नियोजन से हमें क्रिया करनी है, उसी नियोजन से हमें प्लानिंग करना है, उसी नियोजन के हिसाब से हमें अपने पूरे स्ट्रेटजी को चेंज करना है और प्रस्तुत उसी में उसको क्या करना है, साक्षात में लाना भी है, हाजिर भी करना है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, उसी से ही वो आगे बढ़ते हैं। अगला है अब ये जो उद्देश्य होते हैं हमारे, इन उद्देश्यों को हम देखेंगे। अब बीएसडब्ल्यू ने बेंजामिन ब्लूम क्या कहता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों का उसने वर्गीकरण किया, हायरार्की बनाई और उन्होंने शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं हमारे, उन उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? और यही 3 हमारे भागों में। डोमेन भी है, यही हमारे क्या है, डोमेन है। चलो पढ़ो इसको, कौन पढ़ता है? तीनों भी पढ़ो। मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे ये सर, पढ़ो आ रही इसको, है सर। वर्गीकरण को पढ़ो। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक संकल्पना कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक संकल्पना अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है क्रियात्मक एवं गत्यात्मक संकल्पना साइकोमीटर अवलिक कॉग्निटिव डोमेन। अब बराबर, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे जो शैक्षणिक जो उद्देश्य है वो उद्देश्य किस तरह से दिखाए गए। देखो इसके बारे में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, जो बीएस ब्लूम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो बेंजामिन ब्लूम है, इसीलिए उनका बी यहाँ पर लिया गया है। तो इन्होंने एक हायरार्की बनाई और हायरार्की में मुझे श्रेणीबद्ध रचना सांगितली त्यांनी। उन्होंने उसमें 3 डोमेन दिए हैं। उनमें का पहला जो डोमेन है वो ज्ञानात्मक और या फिर संज्ञानात्मक संकल्पना, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। अब देखो कोई भी बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो वो बच्चा कुछ इस तरह से रहता है, बराबर। ये जो डिजाइन बना रहा हूँ इस तरह से रहता है। तो इसमें दिए गए जो क्षेत्र हैं वो 1 नंबर का क्षेत्र है ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक संकल्पना, या फिर उसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। फिर है भावात्मक संकल्पना अफेक्टिव डोमेन, ये हो गया सेकंड। और फिर है क्रियात्मक संकल्पना या फिर गत्यात्मक संकल्पना, जिसको साइकोमोटर कॉग्निटिव या फिर कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। अब ये जो 3 डोमेन दिए गए हैं, अब इन 3 डोमेन से ही बच्चा तुम्हारे पास आता है, उसका विकास ऐसे ही रहता है। यानी ये ज्ञानात्मक यानी किताबों में से मिलने वाला, भावात्मक भी किताबों के साथ साथ बाहरी जो खेल वगैरह होते हैं उनसे मिलता है, तथा गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक होता है वो भी किताबों के साथ साथ बाहरी सहशाली उपक्रमों में भी देखने मिलता है। अब ये जो बच्चा तुम्हारे पास आता है पहली कक्षा में तो इस तरह से रहता है। तीसरी कक्षा क्वालिफाई होने के बाद वो कुछ इस तरह से होता है क्या? उसका विकास ऐसे होता है क्या? तो नहीं होता है। तो उसका विकास भी जब अगर होगा, उसका विकास भी अगर होगा उसका विकास भी अगर होगा तो उसका विकास अभी दिखाए गए चित्रों के हिसाब से ही होगा। अभी मैंने पहले ये छोटा निकाला था, ये तुम्हारे पास बच्चा आता है और फिर इसी तरह से वो
क्वालिफाई हो जाने के बाद, उसके पास ज्ञान होने के बाद सिर्फ उसका क्षेत्र बढ़ता है, ज्ञान वही हिसाब से रहे। यानी एक ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 डोमेन महत्वपूर्ण है। और ये तीनों डोमेन का हम क्या करते हैं, अपने करिकुलम से बच्चे का विकास करते हैं। तो ये शैक्षणिक उद्देश्य कौन कौन से हैं और उसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, वो अभी हमें देखना है। तो बच्चा हमारे पास आया और उसका हमने विकास कैसे किया देखा। अब देखो, शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं और ये शैक्षणिक उद्देश्यों को वर्गीकरण हमने किया और इसको टी डायग्राम में हमने डाल दिया। अब देखो, इसका जो विकास होना है किस तरह से होना है। ये पहला है ज्ञानात्मक संकल्पना। अब इसको भी क्या हुआ है, जो हमारा बेंजामिन ब्लूम है, इसने इसको रिवाइज भी किया है। ये पहला था शुरू में का वास्तविक पद्धति, और फिर पुनर्शोधित पद्धति, इसको क्या किया है उसने, रिवाइज किया है। बराबर। तो पहले हम देखेंगे ज्ञानात्मक संकल्पनाओं में क्या क्या आता है। तो इसको याद रखो या फिर इसका स्क्रीनशॉट बना कर लो। तो ये क्वेश्चन आते हैं ज्ञानात्मक संकल्पना में या फिर ज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र नहीं आते वगैरह वगैरह, उद्देश्य नहीं आते हैं वगैरह। तो वास्तविक जो पद्धत है, वास्तविक पद्धति में जब हम बच्चे को ज्ञान होता है, जो ज्ञानात्मक संकल्पना है, उसको ज्ञान कैसे होता है, नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान में क्या होता है, मालूमात होती है, जिसको हम माहिती बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। बराबर। इसमें बच्चा क्या करता है, एक तो याद करता है या फिर क्या करता है, पहचानता है। बराबर। ज्ञान में 2 तरह का ज्ञान होता है, एक है ओळखणे आणि दुसरं आठवणे। बरोबर। महाराष्ट्राची राजधानी कोणती, कोणती महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई. मुंबई. काय केलं इथं, तुम्ही कोणती प्रक्रिया केली, आठवण्याची प्रक्रिया केली। काय केली, आठवण्याची प्रक्रिया केली। आता बघा, तुम्हाला आता ओळखायचं आहे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से या फिर नागपुर महाराष्ट्र की क्या है, नागपुर महाराष्ट्र का क्या है, सब कैपिटल, राजधानी, कैपिटल, राजधानी, उपराजधानी, सब कैपिटल, एक जिला है, उपराजधानी। इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसमें से क्या किया, सही विकल्प आपके पास थे, उनमें से सिर्फ आपको चयन करना था। तो आपने क्या किया, उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि नागपुर उसमें से क्या है। तो नॉलेज ये जो कंसेप्ट होता है, इससे बच्चा क्या करता है, याद करना और पहचानना, ये 2 कृतियां करता है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं एग्जाम में हम देखो पहचानने के लिए हम जोड़ी लावा, है ना, युग्म जो मिलाए, है ना, वो एक देते हैं, तथा और क्या देते हैं, एमसीक्यूज देते हैं। एमसीक्यू में 4 में से एक पहचानना होता है ना, ऑब्जेक्टिव्ह भी है और ज्ञान भी है, Yes, sir. पहचानना भी है। आठवण्याला आम्ही काय करतो, रिकाम्या जागा देतो ज्याला ऑप्शन नसतात। त्याचबरोबर आपण काय करतो, एका वाक्यात उत्तरे देतो, शब्दात एका वाक्यात. एका वाक्यात उत्तरे। चुकी बरोबर, चुकी बरोबर मध्ये पण आपण त्याला ओळखायचं आहे की नाही, चूक आहे का बरोबर है ना। तो ये जो है ना वास्तविक ज्ञान, यानी ज्ञान को जब हम मिलाते हैं तो उसको वहां पर क्या मालूमात हुआ क्या नहीं मालूमात हुआ ये देखा। बोध है, इसको समझना बोलते हैं, समझना, अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं, कॉम्प्रिहेंशन दिया है उन्होंने, बोध। अभी यहाँ पर जब मुझे किसी ज्ञान की मालूमात हो गई तो मैं उसका वर्गीकरण कर सकता हूँ कि नहीं। मुझे मालूम हो गया कि आम मीठा फल है, कि मैंने बोध किया कि आम मीठे फल में जाता है। मैं जब मुझे पूछा जाएगा कि मीठे फल कौन कौन से हैं, इसका क्लासिफिकेशन करो, तो मैं मीठे फल का क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हाँ सर, Yes, sir. कर सकते हैं। तो आप ज्ञान मिले बगैर कर सकते हैं कि ज्ञान के मिलने के बाद कर सकते हैं, ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान के मिलने के बाद कर सकते हैं। ज्ञान के नहीं बाद मिला और तो, समझने के बाद ज्ञान नहीं मिला तो नहीं कर सकते। समझ नहीं पाते सर, हम नहीं कर सकते, नहीं पता एक्चुअली क्या है वो। ये जो बेंजामिन ब्लूम है
इन्होंने जो श्रेणीबद्ध रचना की है, ये श्रेणीबद्ध रचना ये कड़ी है, कड़ी यानी चेन, वो एक दूसरे पर निर्भर है। पहली आती है तभी दूसरी आपको आएगी, वरना दूसरी डायरेक्टली नहीं आएगी। जब तुमको ज्ञान होगा तभी तुम बोध करोगे। बोध में क्या क्या होता है? बच्चा कारण बताता है की नाही? आता तुम्ही मला सांगा, टाचन नोट काढताना किंवा सराव चाचणी काढताना तुम्ही हे केलंय ना, उद्दिष्ट लिहिलंय, ज्ञान लिहिलं, आकलन लिहिलं, उपयोजन लिहिलं, आठवते का पहा? आठवते का पहा? हो सर. हो सर. हाँ, ये तिथलंच आहे. ये संकल्पनात्मक ज्ञान आता है तो वहां का ही है, ये अलग कहाँ का नहीं है। ये आपको हिंदी की वजह से थोड़ा थोड़ा वो जड़ लग रहा होगा, लेकिन ये दूर कहीं का नहीं है, ये अपना ही बंदा है। ज्ञान मालूम हुआ, बोध में क्या क्या होता है वो पहचान, ये क्या करता है यहाँ पर, कारण कारण बताता है ठीक है नहीं? कारणे द्या, वर्गीकरण करा, त्याच्यानंतर परिणाम लिहा. हाँ, स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण हाँ देगा वो, पर बड़ा नहीं देगा, हाँ? तो नहीं तो कारण दो दिमाग लाइन में वो ये बोध करने के बाद फिर होता है उपयोजन. उपयोजन मराठीमध्ये म्हणतो, हिंदीमध्ये प्रयोग आणि ऍप्लिकेशन म्हटलं जातं, बरोबर. आता हे ऍप्लिकेशन मध्ये उपयोजन केलं जातं, म्हणजे घेतलेल्या ज्ञानाचा वापर करणे. आपण लिहिले का नाही टाचन नोट मध्ये, विद्यार्थी शब्दाचा वापर दैनंदिन बाबीमध्ये करतो. विद्यार्थी वाक्यप्रचाराचा वापर दैनंदिन भाषेमध्ये करतो, है कि नहीं? उपयोजन, इम्प्लीकेशन, जो उसने ज्ञान लिया है कि नहीं? अभी मुझे बताओ, इम्प्लीकेशन करने में देखो अभी तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है, बराबर. अभी डोळ्याचा रात आंधळेपणा येतो की नाही, डोळ्या रात आंधळेपणा येतो, कोणत्या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमध्ये येतो? अजीवनसत्व. अजीवनसत्वाच्या विटामिन ए. कमतरतेमुळे, विटामिन ए की कमतरता की वजह से रात आंधळेपणा येतो, बरोबर आहे. आता रात आंधळेपणा आला आणि आता इम्प्लीकेशन करायचंय. इम्प्लीकेशन अजीवनसत्व की कमी की वजह से होता है. अभी अजीवनसत्व मिलने वाले फलों का वर्गीकरण करो. ये आपने क्या किया, पहले आपने नॉलेज लिया, फिर आपने यहाँ पर बोध किया. बोध से आप पता चला कि सी विटामिन, ये विटामिन होने वाले फल कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल बताओ चलो. ये विटामिन गाजर. गाजर और एप्पल आम में होता है क्या? आता तुम्ही काय केलं, आता तुम्हाला माहित झालं की ए विटामिन गाजरामध्ये जास्त असतं. अभी इम्प्लीकेशन करना है, अगर आपको रात आंधळेपना है या फिर आंखों की बीमारी है तो आप ज्यादा क्या खाएंगे? कड़ू नीम खाएंगे? कड़ू नीम खाएंगे क्या? नाही, गाजर नहीं खाएंगे. सर हाँ, तो आपने क्या किया, इम्प्लीकेशन किया, मतलब उसका आपने इस्तेमाल किया, जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान का आपने दैनंदिन जीवन में उसका इस्तेमाल किया, बराबर है कि नहीं? हाँ, इसी को इम्प्लीकेशन. अब देखो एनालिसिस करना. अब ये क्या करना है आपको, एनालिसिस, जिसको विश्लेषण कहते हैं. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब, का मतलब गौर कर स्पष्टीकरण. मवाजना करना, क्या गौर सही है क्या गलत. देखना, जानकारी करना उसके बारे में जानकारी पूरी सर, पूरी जानकारी लेना. सही या गलत है उसका तहकीकात. कितना सही है कितना गलत है. उसके बारे में पूरी मालूमात इकट्ठा करना या देखना. आपको मैंने एक सेब दिया, क्या दिया? आपको मैंने एक सेब दिया. सेब म्हणजे सफरचंद, इंग्लिश मध्ये त्याला ऍपल म्हणतात. एप्पल मैंने आपको दिया और मैंने कहा कि खाओ. उसको आप कैसे खाएंगे? हंसण्यासारखी उत्तर देऊ नका. कट करके कट कर कर स्वच्छ धुवून मग कट करून खाणार.
पहिलं धुणार, वा छान. निष्कर्ष स्वच्छ का धुणार, सर? स्वच्छ पुसणार. निरीक्षण करणं. मग मी टेबलवर बसणार का टेबलाच्या खाली बसणार, मग चाकू घेणार आणि मग त्या सफरचंदला विचारणार तुला कापू का, त्यानं हो म्हणलं की का मी बरं? कापणार. काय प्रक्रिया मस्त सांगितली हो. आप उसको कैसे खाएंगे. कट करते. डायरेक्ट कहेंगे सर. दातानी चावून. दांतों से और आप उसको कैसा खाएंगे. एक सेब है तो उसके आप क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस बनाएंगे, जैसे कि काट कर कहा था, छोटे छोटे पीस छोटे बनाएंगे. छोटे हिस्सों को गट. हाँ, और फिर उसको आपने क्या किया, उसको वो पूरा सेब था, पूरा खा सकते क्या हम उसको, नहीं खा सकते, नहीं. मुंह में नहीं जा सकता. तो वो पूरा नहीं जा सकता है, इसलिए आपने उसको छोटे 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 भागों में उसको बांटा, कट किया है. कट किया. फिर आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पीस काट कर इसके छोटे छोटे हिस्सों को खाया. खाने से आपको क्या हुआ, पचन हुआ, उसकी टेस्ट समझ में आई. अगर डायरेक्ट हम खा लेते उसको तो नहीं खाया जाता. नहीं. करेक्ट. विश्लेषण का मतलब भी यही है, छोटे छोटे हिस्से करना, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना. आता कुणाला वाटायचं इथं, यहाँ किसको बांटेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में. हमें पूरा जो कंटेंट समझ में नहीं आता है. कोई भी चैप्टर किताबों के बारे में है यहाँ पर, तो कोई भी इसमें का एक टॉपिक हमें पूरा समझ में नहीं आता है, तो हम उसको क्या करेंगे, छोटा 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 हिस्सा करेंगे और फिर समझेंगे, अलग तभी हमारे अलग. समझ में आएगा. तो विश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे हिस्से करना. जब डॉक्टर किसी मरीज को ऑपरेशन करता है तो वो एनालिसिस करता है, छोटे छोटे हिस्से में उसको बांटता है और फिर मेन जड़ तक जाता है. ये हो गया विश्लेषण करना, एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब छोटे छोटे हिस्से कर उसकी जड़ तक जाना. अब देखो ये उसके ऑपोजिट है, संश्लेषण, सिंथेसिस. संश्लेषण का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नव. संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिस नहीं. यहाँ पर इसका मतलब है अभी तुमने करना क्या सर. किया, एनालिसिस में क्या किया, एनालिसिस एनालिसिस में क्या छोटे किया. छोटे हिस्से किए. छोटे टुकड़ों किया. हाँ. अब यहाँ पर विश्लेषण में जो है, यहाँ पर तुमने छोटे छोटे हिस्से किए. संश्लेषण में क्या होता है, ये छोटे छोटे जो हिस्से किए जाते हैं इसको जोड़कर ज्ञान बनाना है. छोटे छोटे हिस्से दिए जाते हैं, उसको जोड़कर ज्ञान बनाना होता है. तो मानो कभी कभी छोटा छोटा प्रश्न होता है ना, ये आहे ते आहे आणि मग तुम्हाला कन्क्लूजन विचारलं जातं है की नहीं, तो वहां पर हम सिंथेसिस करते हैं. वहां पर हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, पूरे ज्ञान को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं और ज्ञान को फिर रीयूज करके रीजनरेट कर उसका आंसर बनाते हैं. संश्लेषण. संश्लेषण में क्या होता है, जो विश्लेषण में हमने छोटे छोटे हिस्से किए होते हैं, संश्लेषण में उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ज्ञान को. जसं की बघा आता, एक झाड एक लाकूड तोड्या होता, डॅश 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 डॅश, तो जंगलात गेला, डॅश 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 डॅश, त्याची कुऱ्हाड डॅश डॅश डॅश, तो रडत बसला, डॅश, देवी आली डॅश डॅश, परत देवी बुडाली डॅश डॅश, आणि त्यानं त्याला कुऱ्हाडी सगळ्या दिल्या डॅश डॅश. तो इसके ऊपर से हमें क्या करना है, एक स्टोरी बनाना है. तो हम क्या करते हैं, वक्त पूरे ज्ञान को जोड़ते हैं. जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते. अब इस स्टोरी को Yes, कंप्लीट sir. कर रहे हैं हम. स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए ज्ञान को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं. जोड़ रहे इकट्ठा हैं की कर. नाही? हा. आता तुम्ही एक स्टोरी बनवा, आता जी मी सांगितली ती बनवून दाखवा पाहू. आता मी डॅश डॅश करून सोडून दिली, त्याला तुम्ही बनवून दाखवा. कोण सांगतं ती स्टोरी. एक लाकूड तोड्या होता, एक लाकूड तोड्या होत्या, त्याला नदीच्या किनारी लाकूड कट करण्यासाठी गेला होता, कापण्यासाठी. बरोबर आहे. पुढं आपल्या मग पोरं आपली आपली त्यानंतर भारी सांगतात बघा. आपल्यापेक्षा आपली लेकरं सुद्धा सांगतील भारी. लाकूड सांगू का तोड्या होता. हा, मी सांगू सर? सांगा ना मग.
एक लाकूड तोड्या होता. एक झाडाची लाकूड तोडता तोडता त्याची खुराड पाण्यात पडते. मग पाण्यात पडल्यावर तो चिंतेत बसतो झाडाखाली. मग अचानकच ते पाण्यातून ते जलदेवी बाहेर येते. काय झालं म्हणून विचारल्यावर तो सांगत असतो, मी असं असं लाकूड तोडताना माझी खुराड पाण्यात पडलं. मग ती देवी म्हणते, थांब मी आणून देते म्हणते. मग ती देवी पाण्यात बुडते. मग सोन्याची कुऱ्हाड आणून दिल्यावर तो म्हणतो नाही. मग पुन्हा पाण्यात बुडून चांदीची कुऱ्हाड आणून देते. ही का तुझी कुऱ्हाड घे म्हणल्यावर पुन्हा तो म्हणतो नाही म्हणतो. मग तिसऱ्यांदा बुडून मग त्याची जी कुऱ्हाड पाण्यात पडलेली असते ना, ते पुन्हा आणून देते. हीच का तुझी कुऱ्हाड म्हणल्यावर हो म्हणून तो घेतो. मग याच्यासोबत तुझ्या प्रामाणिकपणा सांगितल्याबद्दल अजून सोन्याचं पण तुला एक बक्षीस म्हणून देते म्हणून दिलेली असते. तो स्वीकार करून घेऊन जातो. मग ते घेऊन गेल्यावर घरी गेल्यावर सांगितल्यावर असं म्हणल्यावर शेजारच्या ऐकून पुन्हा जातात. पण त्याच्यासोबत ती घटना मुद्दामून झाल्यावर ते घटना तसं झाल्यावर ते लक्ष्मीदेवी काही येत नाही आणि देत पण नाही सर. तर मी बस सांगतो, तुम्ही पुढचा पण टप्पा पार केला त्याचा. तो तुमने क्या किया, पूरे नॉलेज को इकट्ठा किया, बराबर. मग पहिला अकेलेलं पाहिलेलं उस ज्ञान को तुमने इकट्ठा कर उस स्टोरी को बनाया, बराबर है कि नहीं. तो यहाँ पर विश्लेषण में क्या किया जाता है, छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं. संश्लेषण में वही छोटे छोटे हिस्से इकट्ठा किए जाते हैं. और लास्ट में है मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन कहा जाता है. अच्छे की सही की परख करना, है ना. जब हम कोई मूवी देख कर आते हैं, अभी वो आपने मारो कौन सा मूवी चल रहा है थिएटर पर ज्यादातर फेमस, धुरंधर. क्या धुरंधर. आप धुरंधर के बारे में बताओ, जिसने देखा है. अभी देखो, जिसने देखा है वही बता सकता है कि कोई भी बता सकता है इसके बारे में. जो देखा है वही देखने बता वाला ही बोल सकता है सर. बता. जिसने देखा है वही बता सकता है. अभी देखो, जिसके समझ में आया है वही बताएगा कि कोई भी बताएगा. देखा है वही बताएगा, लेकिन जिसने देखा है, जिसको नॉलेज आया है वही बताएगा कि कोई भी बताएगा. जिसको नॉलेज है वही बताएगा. वही बताएगा सर. यस, को मालूमात हुआ, जिसको नॉलेज हुआ, जिसने उसको अंडरस्टैंड किया, जिसने इम्प्लीकेशन संश्लेषण संश्लेषित किया, तो वही इंसान इवैल्यूएशन कर सकता है इन सब बारीकी मुद्दों पर. तो ये लास्ट वाला आता है इवैल्यूएशन. अच्छे की सही की परख करना, सही या गलत बताना, इनमें से कौन सा पार्ट अच्छा था ये पूछने के बाद आप वही बता सकता ना. यानी आता मी सांगितलं की ह्याच्यामध्ये कोण 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 हिरो आहेत, या मूवी मध्ये कोण कोण हिरो आहेत. सांगा ना, पिक्चर पाहिला का नाही, त्याच्यात हिरो कोण कोणाचा. रणवीर सिंग एकटाच आहे हिरो, बाकी विलनच आहेत. असू दे ना, जे आहे ते तर सांगा ना. एक असू दे, अर्धा असू दे, नाही तर पाहून असू. एकच आहे. आता हा जो मी प्रश्न विचारला तो दिले गेलेले ह्या चार्ट मधल्या कुठल्या ह्याच्यावरती होता. ज्ञान. यस, ज्ञान पर एकदम बराबर. आप देखो, इनमें से जो विलन और जो या ओवरऑल जो मूवी है, इनमें से सबसे बेहतरीन किसकी एक्टिंग रही या फिर रोल अच्छा था. अक्षय खन्ना. क्यों. उसके कैरेक्टर एक्टिंग जबरदस्त थी सर. क्यों का जो आंसर रहता है ना, वो आप मूल्यांकन करते हैं. आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं. उसकी उतनी इसमें से सबसे बेहतरीन वही क्यों था, तो वो क्यों जवाब देगा आपको मूल्यांकन का. अच्छे बुरे की सही की परख करने का काम कौन करता है, इवैल्यूएशन करता है. सही की बुरे की परख करने का काम भी मूल्यांकन करता है. तो ये वाला जो मूल्यांकन होता है, तो आपल्या शब्दामध्ये जे पिक्चर पाहिलं ते आपल्या शब्दात लिहा म्हणल्यानंतर सुद्धा तुम्ही मूल्यांकन करत असता, बरोबर. त्याचबरोबर एखाद्या पिक्चरचं मूल्यांकन केलं जातं बघा, त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला स्टोरी व्यू म्हणतो. रेटिंग देतो. हा, रेटिंग पण देतो. यस, ते देणं म्हणजे मूल्यांकन करणं आहे. तो इन शब्द ये इसी तरह से हम किताबों में भी इसको
बिठा सकते हैं, है ना। तो ये जो बेंजामिन ब्लूम का ज्ञानात्मक संरचना या फिर ज्ञानात्मक संकल्पना थी, उसमें वास्तविक पद्धति में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन का समावेश होता है। लेकिन इसको बाद में उसने इसको रिवाइज किया। क्या किया? रिवाइज किया, पुनर्संशोधित पद्धति। फिर बाद में रिवाइज करने के बाद उसमें क्या क्या आया? पहला जो नॉलेज था उसको रिमेम्बरिंग किया, याद करना। फिर है अंडरस्टैंडिंग, समझना, प्रयोग करना, अप्लाइंग, और फिर आया विश्लेषण करना, एनालिसिस, निर्माण करना, क्रिएटिंग, मूल्यांकन करना, इवेल्यूटिंग है। अब ये इवेल्यूट करना है तो देखो अभी यहाँ पर जो क्रिएट आया, एक नया आया है वर्ड, बराबर है। किसके बाद आया और किसके जगह आया? विश्लेषण के बाद जो संश्लेषण था उसको हटाकर इन्होंने क्या किया? निर्माण करना यानी क्रिएट करना कहा। यानी नवीन सृजनात्मकता आती है जब विश्लेषण करते हैं, तब हम नया निर्माण करने की सोचते हैं। तो इन दो मुद्दों का प्रयोग के जरिए उन्होंने अप्लाई रखा, उपयोजन को जो उसने प्रयोग करना कहा, बाकी का तो सही है सब। तो रिवाइज करके उसने इस जो मूल्यांकन की विधि है उसको उसने क्या किया? अप्लाई किया। अब देखो आगे समझ में आया ये? इसको याद रखो, कौन सा की बात कौन सा क्या आता है उसको पूछा जाता है। के बाद है जो सेकेंडरी डोमेन है, इसका नाम है भावात्मक संकल्पना, और ये ब्लूम, कैटवाल एवं मारिया ने इस पर संशोधन किया है। इसके अंतर्गत जो पहला तो था कि नहीं, पहला वो अकेले किसका था? बेंजामिन ब्लूम का था, अकेले का। और ये जो दूसरा है भावात्मक संकल्पना का क्षेत्र, ब्लूम भावात्मक संकल्पना का क्षेत्र में ब्लूम, कैथलवाल, क्रथवाल एवं मारिया, इन्होंने इस पर क्या किया है? हाँ, संशोधन किया है। और संशोधन करके इसके अंतर्गत भावों एवं संयोगों का अध्ययन किया जाता है। तो वो किस तरह से किया जाता है ये देखा है। तो ये भावनात्मक जो पक्ष है उन पक्षों को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5। उसमें सबसे पहला है आग्रह, आग्रहण या ध्यान देना। जब तक हम अटेंशन नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे समझ में आ जाएगा क्या? नहीं। नहीं सर। किसी भी भाव को लाना है तो अटेंशन देना है। अब जब अटेंशन देंगे तभी प्रक्रिया दिया जाएगा। अगर किसी ने मेरे को गाली दी तो मैंने ध्यान दिया तो समझ में आएगा ना उसने गाली दी बोल के। जब गाली दी तो मैं गबट क्यों बैठूंगा क्या? नहीं सर। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पूछेंगे क्यों? तो क्यों, रिस्पॉन्स क्या दिया हो गया? जाएगा तुम्हारी ओर से, रिस्पॉन्स दिया जाएगा, प्रत्युत्तर दिया जाएगा। हाँ, और फिर जब प्रत्युत्तर देते हैं तभी उसमें से आकलन आता है, मूल्यों का निर्माण होता है। यस। अब देखो, जैसे कि आपने ध्यान दिया और आपकी समझ में आया कि अच्छा बोलना अच्छा है, प्रामाणिक है, तो फिर आपने क्या किया? उसका अनुकरण किया। तो क्या किया? अनुकरण किया। आप जब ने आपने देखा कि अच्छा बोलना अच्छा है, अच्छा बोलना अच्छा है, तो उससे आपकी प्रतिक्रिया ये आई कि वो अच्छा रहता है, बराबर। फिर आप में एक वैल्यू आ गया। कौन सा वाला वैल्यू आ गया? प्रामाणिकपना। कौन सा वाला? प्रामाणिकपणा। प्रामाणिकपणा। अब देखो, जैसे अभी ये आया वैसे और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, बराबर। बहुत सारे मूल्य हैं, 10 मूल्य हैं, और वो भी मूल्य आप में इकट्ठा हो रहे हैं तो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी इकट्ठा होते हैं, संगठन होता है। और जब जो जो चाहिए उसी हिसाब से हमारा चरित्रकरण बनता है। अब जब आपको जिस वैल्यू की जरूरत होती है तब बराबर उसमें से ऑटोमेटिकली निकाली जाती है। जहां प्रामाणिकपना चाहिए वहां बराबर प्रामाणिकपना आएगा, जहां टीम वर्क की जरूरत है वहां वो आएगा। तो ये जो स्टेज है ये भी एक दूसरे पे ही निर्भर है। एक प्राप्त होने के बाद दूसरी यहाँ पर मिल जाती है, वो किसको भी छोड़कर हम आगे नहीं जा सकते। पहला है आग्रहण या फिर उसको ध्यान देना, उसको समझना, फिर उसका प्रतिक्रिया देना, फिर आकलन करना, संगठन करना, और अंतिम है मूल्य प्रणाली का चरित्रीकरण। तो उसी से आपका कैरेक्टर तय होता है
कि आप अच्छे हैं कि बुरे इंसान हैं, बराबर। तो ये भावनाओं का जो संगठन होता है वो इसी स्टेज से बरकरार रहता है। अब है अंतिम वाला, वो है क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर साइकोमोटर स्किल कहा जाता है, साइकोमोटर डोमेन। इस डोमेन का भी जो काम किया है वो ब्लूम तथा कृथवाल की परिपाटी पर सिम्पसन, किलवर और हैरो ने इस पक्ष के उद्देश्यों का व्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण करने का प्रयास किया। यह वर्गीकरण विभिन्न पेशीय क्रियाओं के मध्य सामंजस्य पर ब्लूम आधारित है। ब्लूम व उसके सहयोगी ने इसे 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5। अब ये क्रियात्मक है, यानी किसी भी कौशल्यों को सीखना होता है। क्रियात्मक यानी किसी भी कौशल्यों को सीखना। अब कौन कौन सी कौशल है? तैरने सीखना, साइकिल चलाना, जोर से भागना, डोरी से उड़ी मारना, है ना? ये स्किल है कि नहीं है? हाँ। अब इसी स्किल को ये 5 भागों में अगर हम बांटेंगे तो इसी से जाएंगे। मानो आप अभी तैरना सीख रहे हैं, तो तैरने का देखो सबसे पहले क्या आएगा? प्रत्यक्षीकरण, बराबर। आप प्रत्यक्षीकरण करेंगे तभी सीख पाएंगे, या सिर्फ वही पेज पे कागज पे लिखकर आप तय करेंगे कि जब पानी में छलांग लगाते हैं तो हाथ पैर हिलाना होता है, खाली लिखकर समझेगा क्या? समझ में आएगा नहीं, क्या? नहीं सर, क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल नहीं सर, करने प्रैक्टिकल करने के वहां बाद। जाके हाँ, करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। पानी के इम्प्लीकेशन। बाहर ठहर के कुछ भी नहीं होगा, आपको पानी में कूदना होगा। और जब पानी में कूदेंगे तो सबसे पहले आपकी क्या क्रिया होगी? नीचे ग्राउंड, डूबेंगे सर, पहला कूदने कूदने के बाद नीचे डूबेंगे, फिर नीचे हाथ पैर डूबने। चलाएंगे, हाथ पैर और चलाएंगे जैसे आप ऊपर आने के डूबेंगे लिए। वैसे आप क्या करेंगे? हाथ पैर हिलाएंगे और आप खुद की जान बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप खुद की जान बचाने की कोशिश करेंगे वैसे ऊपर आएंगे। तो आपने प्रत्यक्षीकरण क्या किया? छलांग लगाई, हाथ पैर हिलाए, व्यवस्था सेट हो गई। तो देखो, जब शुरू में हम तैरना सीखते हैं तब अनवांटेड बहुत कुछ हलचली होती है, बराबर। बहुत तेजों से जब हमको पहली मर्तबा पानी में ढकल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो हम बहुत सारी हलचल करते हैं, बराबर। अनएक्सेप्टेड, हाँ, बहुत हाथ पैर हिलाते हैं, बहुत, जिसकी जरूरत है भी तड़बड़ नहीं है। करते हैं। हाँ, और जब तैरना सीखते हैं या फिर सीखने की कोशिश जब करते हैं तो हम सेट करते हैं खुद को कि हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, पैर कब और कौन से डायरेक्शन में हिलाना है, कौन सा पैर कब और कौन से डायरेक्शन में हिलाना है। सेट होगा। सेट होता है की नाही? हम करते हैं की नाही? पहिले हात हलवायचं, मग पाय हलवायचं, डावा पाय हलवलं की कुठला पाय हलवायचा, है की नहीं? ये जब हम तय करते हैं उसके मुताबिक हम जब अनुक्रिया करते हैं तो हमें तैरना आता है। वो निर्देशात्मक अनुक्रिया बोलते हैं उसको, गाइड रिस्पॉन्स। गाइडेंस, हाँ, रिस्पॉन्स। अब ये जो निर्देश यानी हमको बताया दिया जाता है ना, हमने सेट किया, क्या बताया दिया जाएगा? गाइडेंस किया जाएगा, हाथ पैर हिलाओ, ठीक है नहीं? पाणी पाणी को पीछे फेको, ठीक आहे नाही? पाण्याला खालून ढकललं की आपण पुढे सरकला जातो. पाण्याच्या विरुद्ध दिशेला आपल्याला पुढे जायचं असेल तर पाण्याला त्याच्या विरुद्ध दिशेला ढकला, तुमच्या विरुद्धाने तुम्ही पुढे जाल। तो ये अगर तुम्हारी दिशा को हम सेट करेंगे, ऐसे तुम्हें कोई नई मालूमात मिलेगी तो कार्य प्लान, वर्किंग सिस्टम आप करेंगे कि तैरना कैसे होता है, छलांग कैसे लगाना है, हाथ पैर किस डायरेक्शन से हिलाने हैं, कौन सा हाथ हिलाने के बाद कौन सा पैर हिलाना है। फिर जटिल प्रयत्न अनुक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है नहीं? अब ये जब तुम रिस्पॉन्स देते हो और फिर उसका प्रयास करते हो, ट्राई एंड ट्राई करते हो, तब आप उसका अनुकरण करते हो तो तैरना सीख जाते हो। तब क्या करते हो आप? तैरना सीख जाते हो। सीख जाते हैं। जटिल प्रक्रिया है, इतना सोपा नहीं है वो। तो जटिल प्रक्रिया को आप सीखते हैं, तो जब आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया, आपने प्रैक्टिस की, तो आपने उस प्रक्रिया को समझ लिया, अनुकरण करके आपने उसको क्या किया? पानी को आगे पीछे फेंक दिया। आवाज आ रही?
आवाज आ रही है कि मेरी?